नमस्कार साथियों। आज के लेक्चर में हम बाल बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, इनको इनके कार्यों के लिए, इनके राजनीतिक योगदान के लिए जनता ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। लोकमान्य, तो इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो तिलक जी के बारे में आज इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तिलक जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1856 में। जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था 1856 में। इन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी थी, यानी कि लॉ की पढ़ाई पढ़ी थी, और इनका विचार था कि भारत में जो है लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। और उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा मुहैया करवाई जा रही थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा देने का जो है प्रयास किया जा रहा था, और उसके लिए कॉलेज और स्कूल खोली जा रही थी। तो लोकमान्य तिलक जी का ये मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा देश के लिए अच्छी है। वे अंग्रेजी शिक्षा में विश्वास करते थे, और इसी प्रकार उनकी प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति होती है। वे सार्वजनिक कार्यों में लग जाते हैं, और प्रथम बार उन्होंने 1880 में पूना में एक स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल। पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, न्यू इंग्लिश स्कूल। और उनका ऐसा मानना था कि इस प्रकार की स्कूलें, इस प्रकार के विद्यालय पूरे देश में खोले जाने चाहिए। और जो ये न्यू इंग्लिश स्कूल खोली, इसमें उनकी सहायता की उनके गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुंकर ने उनकी सहायता की। तो उनके सहायक थे, उनकी सहायता की उनके गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। गुरु विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। ओके, तो इनकी सहायता से इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक कार्य में और रुचि दिखाते हुए उसमें और प्रगति करने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। ये घटना है 1881 की। 1881 में एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, और इसमें उनकी सहायता की उनके गुरु चिपलुंकर ने। उसके साथ साथ ही अगरकर, नामजोशी आदि ने उनकी सहायता की प्रिंटिंग प्रेस खरीदने में। आदि ने उनकी सहायता की। ओके, उसके बाद 1881 में ही उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली। 1881 में उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली। 1881 में 2 पत्रिकाएं निकाली। एक तो मराठा थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। मराठा, इसकी भाषा थी अंग्रेजी। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि वीकली। ये डेली नहीं आती थी, सप्ते में एक बार आती थी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसके अलावा एक पत्रिका और निकाली, केसरी, और इसकी भाषा थी मराठी। ये डेली आती थी, ये दैनिक पत्रिका थी। ओके, तो ये पत्रिकाएं निकाली।
पत्रिकाएं, ठीक है। इसमें जो ये मराठा पत्रिका है ये पहले स्टार्ट की, ये केसरी पत्रिका से 2 दिन पहले स्टार्ट की, ठीक है। जो मराठा पत्रिका है ये साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अंग्रेजी में छपती थी, इसलिए इसका प्रसार महाराष्ट्र से बाहर भी होता था, ठीक है। महाराष्ट्र से बाहर होने की वजह से ये साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अंग्रेजी में छपती थी, क्योंकि मराठी को महाराष्ट्र से बाहर कम ही लोग समझते थे, इसलिए जो है महाराष्ट्र से बाहर अंग्रेजी में पत्रिका छापी जिसका नाम था मराठा, ठीक है, जो महाराष्ट्र से बाहर भी जाती थी। उसके अलावा एक क्षेत्रीय पत्रिका थी केसरी, जिसकी भाषा मराठी थी और ये दैनिक थी, ठीक है। और इसका प्रसार लगभग महाराष्ट्र में ही होता था, ठीक है। और इसमें तिलक जी के क्रांतिकारी विचार छपते थे, क्योंकि वे जो है मराठी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक करना चाहते थे, इसलिए केसरी में उनके जो मौलिक विचार होते थे वे छपते थे, जो उनके क्रांतिकारी विचार होते थे वे केसरी में ही छपा करते थे, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हमारी। फिर हमने पहले पढ़ा कि जो तिलक जी हैं उनका शिक्षा के प्रसार में काफ़ी विश्वास था। उनका ऐसा मानना था कि पूरे देश को शिक्षा दी जानी चाहिए, इसीलिए इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। तो 1884 में क्या होता है, 1884 में विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में एक सभा हुई, ठीक है। 1884 में विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में एक सभा हुई, ठीक है। इस सभा में डिसीजन किया गया दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का। तो इस सभा में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसमें संस्थापक सदस्यों में तिलक जी भी एक सदस्य थे। तिलक भी संस्थापक सदस्य थे। तिलक भी संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के तिलक भी संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ने बहुत सारे कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना की, लेकिन इनमें प्रमुख है 2 कॉलेज। प्रमुख है कौन कौन से? इनमें 2 कॉलेज प्रमुख है, दोनों की स्थापना 1885 में हुई थी। एक की स्थापना 1885 में पूना में हुई थी जिसका नाम था फर्ग्यूसन कॉलेज, और इसकी नींव रखी थी बम्बई के राज्यपाल जेम्स फर्ग्यूसन ने। और एक की स्थापना हुई थी सांगली में जिसका नाम था विलिंगडन कॉलेज, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। 1885 में हुई थी पूना में और इसका नाम है फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज। और इसका शिलान्यास किया था बम्बई के गवर्नर जेम्स फर्ग्यूसन ने। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज का शिलान्यास किया था बम्बई के गवर्नर जेम्स फर्ग्यूसन ने। इसके अलावा 1885 में एक कॉलेज की और स्थापना हुई थी। 1885 में सांगली में एक कॉलेज की स्थापना हुई थी, विलिंगडन कॉलेज।
विलिंगडन कॉलेज, विलिंगडन कॉलेज। इसके बाद क्या होता है कि एक महान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य बनते हैं और इसके बाद वे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में जो है पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक की नज़दीकियां बढ़ती है, इनके विचार जो है ये साथ में आते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक महाराष्ट्र के एक नेता थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। तो उनके विचारों से प्रभावित होकर, उनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और इससे क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधाराओं में टकराव आरंभ हो जाता है। इसी टकराव को देखते हुए बाल गंगाधर तिलक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा दे देते हैं और वे पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में उतर आते हैं। उनका पदार्पण हो जाता है सक्रिय राजनीति में। ठीक है, तो इन बातों को नोट कर लेते हैं। 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है सोसाइटी के सदस्य बनते हैं, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के। ठीक है, 1885 में गोखले भी सोसाइटी के अध्यक्ष, माफ करना, सोसाइटी के सदस्य बनते हैं, सोसाइटी के सदस्य बने। ठीक है, और वे फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन करने लगे, पढ़ाने लगे। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं, कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद 1889 में तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, कि अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो हमने पहले बात की कि तिलक जी और गोखले जी की विचारधारा में टकराव आरंभ हो जाता है। इसकी वजह से तिलक जी ने ये सोचा कि सोसाइटी में और कोई दिक्कत खड़ी ना हो, इस वजह से वे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा दे देते हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में उतर आते हैं। ठीक है, तो ये घटना है 1890 की। तिलक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा दे देते हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में उतर आते हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में आते हैं। ठीक है, तो ये घटना थी 1890 की। उसके बाद 1891 में एक घटना और होती है। 1891 में एक घटना क्या होती है? घटना होती है कि BM मालावारी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, सम्मति आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र, न्यूनतम उम्र 10 से बढ़ाकर 12 कर दी जाती है। तो इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक विरोध करते हैं। वे लड़कियों की आयु को बढ़ाने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि हमारे धार्मिक सामाजिक मामलों में ब्रिटिश सरकार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं।
अगर ये हमारे धार्मिक मामलों में भी दखल देने लगेगी तो जिस प्रकार हमारे समाज को, जिस प्रकार हमारे लोगों को, हमारे संसाधनों को इन्होंने तबाह किया, वैसे ही ये लोग हमारे धर्म को भी तबाह कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा तिलक जी का मानना था। तो 1891 में क्या होता है, बीएम मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित होता है। ओके, और इसमें फीमेल्स की जो उम्र थी 10 वर्ष शादी की मिनिमम, इसको बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया जाता है, 12 वर्ष कर दिया जाता है। और इसका तिलक जी विरोध करते हैं, इसका तिलक विरोध करते हैं, तिलक विरोध करते हैं। तो ये 1891 तक बातें हो गई हमारी। उसके बाद तिलक जी 2 कार्य करते हैं। तिलक जी का ऐसा मानना था कि जो धार्मिक समारोह होते हैं, सामाजिक समारोह होते हैं, सांस्कृतिक समारोह होते हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि इन्हीं जगहों पर क्यों ना हम अपने राजनीतिक विचारों का प्रसार करें, ताकि जो है लोगों के बीच जागरूकता आए। इसलिए उन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत किया। उन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव स्टार्ट किया और 1895 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने 2 काम किया। 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया। ठीक है, और उन्होंने इन दोनों महोत्सवों की तुलना यूनान के राष्ट्रीय खेलों से की और इन महोत्सवों की तुलना यूनान के राष्ट्रीय खेलों से की। ठीक है, उसके बाद तिलक जी और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है वह और अधिक बढ़ जाती है। और इसके बाद वे 1895 और 1897 में बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य बनते हैं। 1895 और 1897 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद क्या होता है कि महाराष्ट्र में प्लेग फैलता है और प्लेग और हैजा की जांच करने के लिए पुलिस के सदस्य, पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी जो है जांच के लिए घरों घरों में जाते हैं, प्लेग की जांच करने के लिए, हैजा की जांच करने के लिए। और इस जांच से ऐसी बातें निकल कर आती है कि जो ये अधिकारी हैं ये महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। तो इसी के विरोध में तिलक जी ने अपनी जो केसरी पत्रिका है उसमें जो है इस घटना के खिलाफ अपना जो है गुस्सा दर्ज करवाया और उन्होंने एक कविता लिखी, शिवाजी के उद्गार नाम से, शीर्षक से एक कविता लिखी, शिवाजी के उद्गार। और इस कविता को एक व्यक्ति ने शिवाजी जयंती पर पढ़ा भी था। इसके साथ साथ ही तिलक जी ने अपने भाषण में शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी
उसको भी सही ठहराया गया। ठीक है, और इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंडे और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। और सरकार का ऐसा मानना था कि तिलक के उकसाने के कारण ही चापेकर बंधुओं ने इन दोनों की हत्या की। इसी वजह से तिलक जी को 18 माह की सज़ा हो गई। फिर लोगों के दबाव और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की योगदान की वजह से, उनके एफर्ट की वजह से जो है तिलक जल्दी ही रिहा हो गए, 18 माह की सज़ा पूरे किए बिना ही, और वे 1898 में रिहा हो गए। ओके, तो देखते हैं आगे कि 1897 में प्लेग फैलता है और उसके बाद जांच की जाती है, जांच आरंभ होती है। पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के द्वारा जांच आरंभ होती है, जिसमें ये तथ्य सामने निकल कर आता है कि महिलाओं से अभद्रता की जा रही है, महिलाओं से अभद्रता की जा रही है। ठीक है, तो इसके विरोध में तिलक जी अपना रोष प्रकट करते हैं, अपना गुस्सा दर्ज करवाते हैं, और वे अपनी पत्रिका तिलक केसरी में लेख लिखते हैं, जिसमें वे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दर्ज करवाते हैं। तिलक केसरी में लेख लिखते हैं और इसमें एक कविता लिखते हैं, शिवाजी के उद्गार कविता। और इस कविता को एक व्यक्ति ने शिवाजी जयंती पर पढ़ा भी था। ठीक है, उसके अलावा तिलक ने अपने भाषण में तिलक ने अपने भाषण में शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी उसको सही ठहराया जाता है। ठीक है, तो इसी से प्रेरित होकर, ऐसा कन्फर्म नहीं कहा जाता है, लेकिन ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि इसी से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष जिनका नाम था रेंडे और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसकी वजह से तिलक जी के ऊपर ये आरोप आया कि आपके उकसाने की वजह से चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष की हत्या कर दी, इसलिए इनको 18 माह की सज़ा हो जाती है। तिलक को दोषी ठहराया जाता है और 18 माह की सज़ा होती है इनको, 18 माह की सज़ा होती है तिलक जी को। ठीक है, फिर अन्य जो लोगों के दबाव में और अन्य नेताओं के कोशिशों से, एफर्ट से इनको जो है रिहा कर दिया जाता है 18 माह की सज़ा काटे बिना ही, और लोगों के दबाव में इनको 1898 में रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी घटनाएं हो गई और इसके बाद तिलक की लोकप्रियता जो है बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमने जाना कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है
और बंगाल के विभाजन में बाल गंगाधर तिलक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वे बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इस समय तक आते आते कांग्रेस के दो खेमे हो चुके थे, एक तो नरमपंथियों का और एक गर्मपंथियों का, जिसमें तिलक जी गर्मपंथियों का नेतृत्व करते थे। ओके, तो हमने ये भी जाना कि 1906 और 7 के अधिवेशनों में गर्म दल के नेता तिलक जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल की चाल की वजह से तिलक कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बन सके और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गर्म दल में। उसके साथ साथ ही 1908 में बहिष्कार आंदोलन का भी अंत हो जाता है और तिलक को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको 6 वर्ष की कारावास होती है और उनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है। ये सब हमने जान लिया था। उसके बाद तिलक जी 1916 में जेल से रिहा होकर आते हैं और वो समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था। तब तिलक जी आके देखते हैं कि जिस प्रकार का माहौल वे छोड़ के गए थे वैसा माहौल अब बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। कांग्रेस के दोनों गुट गर्म दल और नरम दल कमज़ोर हो गए थे और उस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो कांग्रेस सरकार की सहायता कर रही थी। कांग्रेस कोई भी आंदोलन नहीं कर रही थी, वे प्रथम विश्व युद्ध में सरकार के साथ थी। उसके बाद तिलक जी के प्रयासों से और एक और महिला थी जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, एनी बेसेंट, उनके प्रयासों से कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल का समझौता होता है और कांग्रेस फिर से एक हो जाती है। और इस समझौते में, ये लखनऊ समझौता था जो कि हमने पढ़ा, इस समझौते में एक समझौता और होता है कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के मध्य। और उसके बाद इस पृष्ठभूमि में कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था। ये भी हमने देखा कि उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश सरकार की मदद करने के लिए कांग्रेस कोई भी आंदोलन नहीं चला रही थी। और इसी पृष्ठभूमि में 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर 28 अप्रैल को तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम इसके आगे अब होम रूल लीग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अब आगे कि 1898 में वे जेल से रिहा हो गए। उसके बाद देखते हैं 1905 में बंग भंग आंदोलन चलता है। बंग भंग आंदोलन, ठीक है, बंग भंग आंदोलन, इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलता है। स्वदेशी एंड बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, ये सब कुछ हमने जान लिया था। इन आंदोलनों में बाल गंगाधर तिलक बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, इनमें काफ़ी सक्रियता दिखा रहे थे। उसके बाद 1906 और 1907 के INC के अधिवेशनों में गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल की चाल की वजह से, उनके कार्ड की वजह से उन्होंने ऐसी चालें चली जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बन सके। और फिर गर्म दल और नरम दल में इतनी कटुता बढ़ जाती है कि 1907 में INC का विभाजन हो जाता है। INC विभाजित हो जाती है गर्म दल और नरम दल में, ठीक है। और 1908 में बहिष्कार आंदोलन समाप्त हो जाता है और तिलक को 6 वर्ष की सज़ा, 6 वर्ष की कैद हो जाती है, 6 वर्ष की कैद हो जाती है और ये मांडले जेल में भेज दिए जाते हैं, मांडले जेल में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये 1914 में आते हैं, 1914 में जेल से रिहा होते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि जो परिस्थितियां वे छोड़ के गए थे वैसा कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। अब कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए इनके प्रयासों से नरम दल और गर्म दल में समझौता होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद 1916 में 28 अप्रैल को
इनके द्वारा तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, तो अब इसके आगे हम आगे वाले लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि हमने ये लेक्चर पढ़ा था होम रूल लीग की जो है पृष्ठभूमि बनाने के लिए। तो इसमें होम रूल लीग में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम इन दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर होम रूल लीग के बारे में जानेंगे। इसके अलावा तिलक जी की पुस्तकें कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण पुस्तकें तिलक जी की, तो तिलक जी की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक है गीता रहस्य, ये गीता जी का मराठी में अनुवाद है। श्रीमद् भगवद गीता का मराठी में अनुवाद। ठीक है, और जो ये गीता रहस्य नामक पुस्तक है ये मांडले जेल में लिखी गई थी, मांडले जेल में लिखी। ठीक है, मांडले जेल में लिखी। उसके अलावा इनकी एक अन्य पुस्तक है ओरायन। तो ओरायन में इन्होंने वेदों की आयु ज्योतिष से निकाली थी। ये ज्योतिष के विद्वान थे, इसलिए इन्होंने वेदों की आयु ज्योतिष विद्या से निकाली। ठीक है, और कितनी बताई आयु कि वेद 4500 साल पुराने हैं, 4500 वर्ष पुराने। ठीक है, ये इन्होंने वेदों के बारे में बताया और इस पुस्तक का नाम है ओरायन। और एक अन्य पुस्तक और लिखी इन्होंने, 3 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये भी इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान ध्रुव प्रदेश को बताया। आर्यों का मूल निवास ध्रुव प्रदेश को बताया। ठीक है, तो ये बात इतनी हो गई। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा, जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारतीय क्रांति के अग्रदूत कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ कहा, पॉलिटिशियन कहा। ओके साथियों, MCQ। ओके साथियों, ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में बाल गंगाधर तिलक के बारे में जाना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।